जय हिंद एवरीवन, अगेन आई एम हियर विथ आवर न्यू चैप्टर। आज की क्लास में हमारे पास है नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस। तो बेसिकली क्या है ना, हम कभी भी सेट्स एंड रिलेशन है ना एक साथ ही पढ़ते हैं, बट मैंने इन दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है ना एकदम ही क्रिस्प वीडियोस रहे कि अभी अब मैं रिलेशन जा रहा, तो इसमें है ना मेरे पास कुछ ही पॉइंट्स हैं। यू हैव सम पॉइंट्स की कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि रिलेशन सेट्स के होंगे, कुछ पॉइंट्स रिलेशन के अपने होंगे। बस उनको कंक्लूड करके हमें रिलेशंस पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम देखोगे वेटेज के हिसाब से तो इस चैप्टर में आने के लिए 2 क्वेश्चंस एट मैक्स, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एट मैक्स। अगर आया तो 2-3 क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इजी पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले रिलेशंस को कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आई होप कि तुमने सेट से कंप्लीट कर लिया होगा। अब है हमारा रिलेशंस, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से कैसा है, देखो जैसे कि तुमने पहले पढ़ा था कि जिस तरीके से तुम्हारे पास तुमने सेट्स पढ़ा ना कि तुम्हारे पास 2 सेट्स है ए एंड बी, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस थे। उनमें से एक ऑपरेशन था एडिशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ, है ना। तो यहीं पे तुम्हारे पास आता है, यहां पर 2 सेट होता है, सेट ए एंड सेट बी। मान लो सेट ए है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास है सेट बी। तो सेट ए और बी के तुम्हारे कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एंड बी में तुम्हारे पास कुछ होंगे 5 6 एंड 7। तो हमारा जो होगा ना, यहां पर सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा है, बेसिकली हम कभी भी रिलेशन पढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन ए एंड बी है तो यहां पर कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया है ए एंड बी के बीच में, है ना। ए और बी में कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं है, बट हमें तो पता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जो कि आगे डिफाइन होगा। तो वो किस बेस पे होगा, तो ये सिर्फ सेट्स के बेस पे होगा। जो भी तुम चीजें सेट्स में पढ़ते थे कि सेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हो सकता है कभी कभी रिलेशन, पता है, या तो कभी कभी रिलेशन तुम्हारे पास दे देगा कि सिंपल सा दे देगा कि तुम्हारे पास है रिलेशन, वो भी सिंपल सा रोस्टर फॉर्म में। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया जाता है रिलेशन को बताने में कि ए और बी के बीच का क्या रिलेशन है, देन वी हैव टू जस्ट पुट इन, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास क्या बोलेगा कि वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब ए क्रॉस बी है तो वो मैं अभी समझाऊंगा कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है एंड बी क्रॉस ए का मतलब क्या है। तो सबसे पहले था कि रिलेशन, तो रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, एक सेट से लेके दूसरे सेट में। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये हमारा रिलेशन का ही पॉइंट है कि हमें इन दोनों के बीच के कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना है। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो मान लो मैं ले रहा, एक तुम्हारा एलिमेंट है ए 3 4 एंड सेट बी है तुम्हारे पास उसके एलिमेंट 7 एंड 8, ठीक है। ये दोनों है। अब तुमसे बोला गया कि वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, तो मतलब कि ए क्रॉस बी तुम्हें निकालना है। तो अब देखो, ए क्रॉस बी कहने का मतलब है कि यहां पर तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, है ना, ए क्रॉस बी। तो तुम्हें क्या लेना है कि एक बार इस ए का सबसे पहला एलिमेंट और बी के दोनों एलिमेंट, जैसे कि तुम ऐसा करते ना x प्लस ए इंटू में y प्लस बी, तो क्या लिखते हो, एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें y प्लस बी वाले टर्म में। तो सेम चीज इसमें भी एक बार मल्टीप्लाइंग करेंगे 3 से 7 को, और एक बार 3 और 8 को साथ में लेंगे, देन अगेन 4 और 7 को लेंगे एंड 4 एंड 8 को लेंगे। तो ये तुम्हारा होता है ए क्रॉस बी। वहीं पे मैं बी क्रॉस ए तुमसे पूछ दूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा, एक बार हम लेंगे 7 3 और 7 4 एंड देन दूसरी बार क्या लेंगे 8 3 एंड 8 4। तो ये तुम्हारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका। क्या होता है लिखने का तरीका कि यहां पर जो ए और बी है ना, हमेशा ध्यान रखो एक चीज, मैं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा कि ये जो ए एलिमेंट्स होते हैं, अब मान लो ए क्रॉस बी है तो वो एक्स वाई डिनोट करता है। कैसे लिखते हैं हम, x1 y1, x2 y2, x3 y3। मान लो ये 3 सेट्स हैं, ठीक है, पेयर है। तो यहां पर से क्या होगा x1 x2 एंड x3,
बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कहने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ए क्रॉस बी में ये जो ए है दैट इज ए हेंसेस, देन y1 y2 y3 यहां पर क्या डिनोट करेगा, सेकेंड सेट को डिनोट करेगा। किस सेट को डिनोट कर रहा है, सेकेंड सेट को। क्या है वो b है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि x एक्सिस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारे सेट a से बिलोंग करते हैं एंड y एक्सिस पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट b से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे तुम ऐसा लिख सकते कि x एक्सिस ऑफ a क्रॉस b एलिमेंट्स ऑन द x एक्सिस, ऐसा लिखो, एलिमेंट्स ऑन द x एक्सिस ऑफ a क्रॉस b आर द एलिमेंट्स ऑफ a, आर द एलिमेंट्स ऑफ a। वैसे ही एलिमेंट्स ऑन द y एक्सिस ऑफ a cross b are the elements of b, are the elements of b। ये दोनों पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। ठीक है, ये नोट करके सही से लिख लो। अब जैसे कि मान लो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। अब मान लो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे ये प्रॉपर्टीज है ना, तो यहाँ पे पहले मैं एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा कि किस तरीके से, यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, अब मान लो मैंने ले रखा है x+1 और y इज इक्वल टू 5/2 एंड 7+5/, या फिर तुम सिंपल सा लिख दो इसको 7 1/2। ये इस तरीके से है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि यहां पर से x एंड y का वैल्यू बताओ। तो क्या करना है ना, बस कुछ नहीं, जो x है उसको x एक्सिस से इक्वेट कर दो और वो जो y है उसको y एक्सिस से। तो x एक्सिस को x एक्सिस से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, x+1 इज इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, विच मीन्स 3/2। और ये 1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 15/2। सिंपल सा जो दिख रहा है वही उतार दो। समझ में आया कि अगर इन फ्यूचर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए तो तुम्हें यही लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द तुम्हारा जो भी है ये रिलेशंस कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखना है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कहने का क्या मतलब है कि a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। इसमें भी एक चीज गिवन है, इसमें भी एक चीज है कि इफ इट इज गिवन दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, देन a इज इक्वल टू b। ठीक है, फिर सेकेंड वन पॉइंट कि इफ number of elements in A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, then number of elements in A cross B will be equal to PQ। ओके, क्या हो जाएगा, सिंपल है ये डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कुछ। एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो एन ए इंटू एन बी विच मीन्स एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पी क्यू, सिंपल सा पी इंटू क्यू, तो डिनोट कर रहा है ये पी क्यू को। ठीक है, थर्ड वन तुम्हारा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ठीक है, वहीं पर फोर्थ पॉइंट कि इफ number of elements in E is X, number of elements in B is Y, and number of elements in C is Z, then number of elements in A cross B cross C is equal to X, Y and Z। ठीक है, सिंपल सा। अगर B क्रॉस A क्रॉस C B C A कुछ भी पूछ देगा तो सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाएगा नया। ठीक है,
फिर उसके बाद है फोर्थ वन पॉइंट कि इफ एन ए इज इक्वल टू तुम मान लो x एंड एन बी इज इक्वल टू मान लो y, ठीक है, और तब तुमसे यहां पे पूछा जाएगा देन नंबर ऑफ सबसेट्स तुमसे पूछा गया। क्या पूछा गया? नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू, सिंपल सा 2 टू द पावर पी क्यू। वहीं पे तुमसे बोला गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसा बोल दिया जाए कि सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशंस बन रहे हैं, तो वो भी 2 टू द पावर पी क्यू के बराबर ही होता है। ओके, फिर एक चीज जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी सेट्स वाले में कि सेट ए एंड सेट बी हैव n elements in common, then a cross b and b cross a will have n square elements in common, मतलब कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने होंगे? n स्क्वायर। ये मैंने लास्ट क्लास में भी तुमसे वैसे भी लिखवाया था, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सेवेंथ वन पॉइंट कि इफ नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b containing r elements, a क्रॉस b containing r elements इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या हो गया, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी में, तो एन पी क्यू हो जाएगा। क्यों यहाँ, सॉरी पी क्यू नहीं, ये तुम पी क्यू यहां से हटा देना, ये मैंने पी क्यू लिख दिया दोनों में। यहां पर आएगा तुम्हारे पास ये है एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, वाई है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा एक्स वाई सी आर। ये दोनों फॉर्मूले नंबर 6 और नंबर 7 मैंने सेट्स में भी लिखवाया था, तो वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे n, तो उस हिसाब से लिखा था हमने, ठीक है। चलो ये लिखो जल्दी से, देन ये लिख लिया होगा। फिर इसके बाद आता है कि ऐसा कि सॉरी 8th वन पॉइंट नहीं है, आई थिंक 7th, ठीक है 8th वन पॉइंट ही है। हाँ 8th वन पॉइंट क्या है कि इफ, एक सेकेंड, इफ आइदर ऑफ सेट ए और सेट बी is an empty set, मतलब कि A या B में से कोई भी एक empty set हुआ, then A क्रॉस B and B क्रॉस A क्रॉस B और नहीं मतलब दोनों ही, and B क्रॉस A will be an empty set, सेट। वहीं पे दूसरा पॉइंट कि आइदर ऑफ सेट ए और सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल बी एन इनफाइनाइट सेट। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेट ए या सेट बी में से कोई एक भी सेट इनफाइनाइट या एम्प्टी सेट होगा, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों के दोनों ही तुम्हारे पास एम्प्टी सेट होंगे, ठीक है। देन अब ये चीज मैंने अभी ही लिखवाई थी तुम्हें कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि इफ x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, देन x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये नोट कर लो सारे के सारे। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, है ना।
चले चलिए, अब देखो तुम्हारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि A and B are two sets given in A and B are two sets given such a way that A cross B contains 6 elements and 3 elements of A cross B are इतना इतना इतना। तो चलो बोला जा रहा है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है, 6। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि A और B में कितने कितने प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि कितने कितने एलिमेंट्स हो। तो क्या क्या हो सकता है, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 और 6 into 1। यही 4 प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के इतने इतने ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, अब तुमसे बोला जा रहा है कि A क्रॉस B के यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पहले से दे रखे हैं, 1 3, 2 5 और 3 3। तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है तुम्हें कि x एक्सिस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो A एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और y एक्सिस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो B सेट B से। तो n ऑफ A या फिर सेट A में कौन कौन से आएंगे, सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3, और सेट B में कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे 3 and 5। तो तुम गौर से देखोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर से 3 एलिमेंट, यहाँ से 2 एलिमेंट, तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन की A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो अब तुम्हें इसके बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं तो कुछ नहीं, सिंपल से एक बार पूरा फॉर्मेट ही बना दो A क्रॉस B का। तो 1 3 1 5, 2 3 2 5 और 3 3 3 5। तो कौन कौन सा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, तो 1 3 अवेलेबल है, 2 5 अवेलेबल है एंड 3 3 ये दे रखा है यहाँ पे। तो बस 1 5 2 3 एंड 3 5। तो 1 5 2 3 एंड 3 5, ऑप्शन नंबर डी सिंपल सा तुम्हें मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंडिविजुअल है ना दोनों सेट्स में वो डिटरमाइन कर लो, उसके बाद आराम से तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस पे तुम्हारा एक्स ए सेट ऐसे एलिमेंट्स हैं और वाई एक्सिस पे सेट बी वाले एलिमेंट्स है, तो क्लियरली तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब फिर यही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सेट ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें 16 एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो जिसमें से ये एलिमेंट्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो अब देखो पहले देखो कि ए क्रॉस ए है, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि सेम ही नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हें ये डिटरमाइन करना है कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। अब देखो ए क्रॉस ए है, तो तुम गौर से देखोगे यहाँ पे ना, तो ये चारों के चारों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही हैं, तो ए सेट कौन सा हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये तुम्हें सेट ए मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया, और ये तुम्हें पता चल गया कि तुम बाकी चीजों भी इससे डिटरमाइन कर सकते। अब देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए। एग्जैक्टली हमने डिटरमाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग नंबर्स थे, तो वही तुम्हारा सेट फॉर्म होगा, 1 सही है। देन ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3 2, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ए क्रॉस ए हो रहा है तो ये 3 2 तो आएगा ही एक ना एक बार, बस। तो बस ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 and 2 करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। चले, देन बोला जा रहा है ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज बी निकालना है। ए क्रॉस बी ऐसा है, चलो ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या दे रखा है, x1 y2 z1। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 3 है। अब हम देखेंगे तो गौर से देखो, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट नंबर है x y z, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, x y एंड z। तो तुम्हारे पास क्लियरली अवेलेबल है, यहां पर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अब देखो गौर से देखो कि सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पे, कि सिंपल सा 1 2 1, तो रिपीटिशन अलाउड होता नहीं है, तो 1 2 हो गया, तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा 2। तो सेट ए तुम्हारा ये हो गया एंड सेट बी तुम्हारा यही हो गया। यही 3 चीज डिटरमाइन करनी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, सेट ए एंड सेट बी डिटरमाइन करने, तो हो गया डिटरमाइन। क्लियरली सेम चीज कर रहे हो, है ना। चलिए अब बोला जा रहा है, द कार्टेशियन ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच -1 0 0 1 आर द, मतलब कि कुछ उनमें से कुछ ये एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस ए में अगर 9 एलिमेंट्स है तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3।
मतलब हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, मतलब 3 नंबर चाहिए। तो अब देखो इसके जो एलिमेंट्स है ना यही तुम्हारा आंसर डिटरमाइन करवाते हैं। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, -1, 0 और 1, और यही तुम्हारा सेट हो गया, सेट ए। बस यही निकालना था तुमसे, सिंपल सी बात। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है ना, हम इसी पे बेस करके लिखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारे पास एसोसिएटिव लॉ, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का कहने का मतलब है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये तुमने पीछे में ही देखा है कि A क्रॉस B जो होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि A और B के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। हाँ, अनटिल एंड अनलेस, यहां पे लिख लो, अनटिल एंड अनलेस A इज इक्वल टू B। अगर A और B ही एक हो गया देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये याद रख लेना यहां से कि अगर A और B दोनों ही एलिमेंट सेम है तब तो वो सेम होना ही है उसको। फिर आता है दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो कम्यूटेटिव लॉ में आते हैं हमारे पास कि हम इसको इलेबरेट कर सके तो इसको इस तरीके से अगर लिख सकते हो तुम, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। तो एग्जैक्टली ये हम है ना, जब तुम 3 सेट्स लोगे और 3 का निकालना चाहते हो तो तुम इसको आराम से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या होगा? A क्रॉस B यूनियन C। तो इसको लिखते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सेकेंड वन थिंग, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ये मैंने लास्ट में भी लिखवाया था तुम्हें, है ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एंड थर्ड वन इज A क्रॉस B माइनस C। तो A क्रॉस B माइनस C क्या हो जाएगा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। एंड फोर्थ वन पॉइंट इज आवर A माइनस B माइनस C। तो ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे तो नहीं है बट इसको मैं लिखवा देता हूं कि इसको क्या लिखते हैं? A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये तुम्हारे 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है स्पेसिफिक सबसेट्स वाले, फॉर सबसेट्स, फॉर सबसेट्स। तो फॉर सबसेट्स में क्या आएगा? सबसे पहला एलिमेंट आता है तुम्हारे पास A is a subset of B, that means B naught is a subset of A naught, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट वाले भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का भी यूज करते हैं, फॉर कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज करते हैं। इफ A is a subset of B then A intersection C will be the subset of B intersection C। थर्ड वन, A is a subset of B then A cross C is a subset of B क्रॉस C, ठीक है। फोर्थ वन कि A is a subset of B then A क्रॉस A is a subset of A क्रॉस B intersection A B क्रॉस A। बस यही 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें लिखवानी थी, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस कर लें, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब कि ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना है कि प्रॉपर्टीज क्या है। ये जब क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां से आता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 2 3, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन में A क्रॉस C इसका लिखना है। तो देखो या तो तुम A क्रॉस B निकाल लो और A क्रॉस C निकाल लो, ये पहला तरीका कि तुम नॉर्मली A क्रॉस B निकालो तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा? 1 2 1 3 2 2
2 3, ये है A क्रॉस B। और अब यहां से निकालो A क्रॉस C, तो A क्रॉस C क्या है 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4। ठीक है, तो अब तुमसे इस दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो गौर से देखो कौन कौन से पॉइंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे। एक तुम्हारा 1 3 आएगा और एक तुम्हारा 2 3 आएगा। तो कार्डिनैलिटी पूछ रहा है, तो मैंने बताया था सेट्स में कि कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो कितने हैं 2 हैं। तो एक ये तरीका, या फिर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रहे, ये वाली प्रॉपर्टी अगर याद है तो क्या लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C। तो A में क्या है 1 2 और B इंटरसेक्शन कितना होगा, B इंटरसेक्शन B और C में कॉमन क्या है 3। तो बस क्या आ जाएगा एलिमेंट, एक 1 3 आएगा और एक 2 3 आएगा। तो बस इस वाले सेट में तुम्हारे पास 2 ही एलिमेंट्स है। तो ये फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड, अरे ये तुम्हारा सेकेंड मेथड। तो तुम दोनों का यूज कर सकते हो, अगर फॉर्मूले याद है तो भी करो, नहीं याद है तो भी तुम्हारा सॉल्व हो रहा है ना। चले चलो, अब ये वाला है कि इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई, बी इज इक्वल टू 2 3, देन तुमसे पूछ रहा है इसका फॉर्मूला। तो बस कितने एलिमेंट्स आएंगे, b यूनियन c, देख लो कितना आएगा सबसे पहले b यूनियन c में, तो 2 3 4। a में कितना है, तो a क्रॉस बोल रहा था, तो a कितना होगा x y। तो कार्डिनैलिटी ही पूछ रहा है, तो 2 और 3 इन दोनों में, तो कार्डिनैलिटी सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सा तुम्हारे पास 6। तो इसका भी 2 तरीका, या तो तुम नॉर्मली इसके नंबर के साथ यूज करके मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम इसका पूरा ही सेट निकालो और देन काउंट कर जाओ। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि स्मार्ट वर्क करना है या फिर गधा मजदूरी करना है। ओके, आगे चलें। अब चलो, अब तुम्हारे पास आता है डिफिनीशन ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन का डिफिनीशन क्या है, तो सबसे पहले है ना, रिलेशन किसको कहा जाता है। तो एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट याद रखो कि रिलेशन का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि यहां पर है इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कभी भी तुम रिलेशन देखोगे ना तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा सच दैट, या फिर ऐसे लिखो सच दैट नहीं, सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। और सेट्स कैसे हैं, तो सेट ए तुम्हारा डिनोट कर रहा है 1 2 3 को, एंड बी डिनोट कर रहा है 1 4 एंड 9। ठीक है, एंड देन यहां पर एक रिलेशन है कि रिलेशन आर दैट एक्स वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिख दिया। कहा क्या गया कि सेट्स एक रिलेशन में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है, और एक्स वाई दोनों से कैसे इंटर रिलेटेड है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट रहेगा उसका स्क्वायर वाई के बराबर है। और बोल किया जाएगा कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, वाई क्या है बी से बिलोंग करता है। तो इसी को रोस्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 1, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर, हाँ, तो 2 4 एंड 3 9। सिंपल सा, x के एलिमेंट को स्क्वायर कर दोगे तो वो y के बराबर, तो सिंपल सा ये तुम्हारा रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही रिलेशंस फॉर्म होते हैं। कभी भी तुमसे पूछा जाएगा कि रिलेशन का मतलब क्या है, तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि रिलेशन में कभी भी क्या चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि इनर रिलेशन आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर रिलेटेड। मतलब ये क्या है कि सेट ए से सेट बी के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस तुम्हें यही जानना है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो देखो,
अब मान लो मैंने पीछे में ही लिखा था तुम्हारे पास कि क्या लिखा है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, है ना? यही लिखा था, सही लिखा था मैंने? एक सेकेंड में इसका देख लूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। छोड़ो ये वाला रिलेशन, ठीक है, मैं तुम्हें एक न्यू रिलेशन ही यहां पे फॉर्म कर रहा, ठीक है? वेट अ मिनट, तुम्हारे पास मैं बोल रहा कि एक ऐसा है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं और सेट बी बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आर है, आर डिफाइन कर रहा है, तो आर इज एक्स वाई, और एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, एक्स इज इक्वल टू वाई, टू वाई, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू टू वाई, ये लिख दिया गया है। देन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसा कुछ तुम्हारा स्टेटमेंट है, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास मैं मान लो सेट, दो सेट्स दे रहा, सेट ए एंड सेट बी, वेयर सेट ए क्या है, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, ठीक है? और सेट बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए, ये एक सेट ए है एंड सेट बी है एंड ये इनके बीच का रिलेशन है। तो अब मैं बोलूं कि मेरे को आर लिख के दिखाओ, ड्रोस्ट, ये तो तुम्हारा सेट वेल्डर फॉर्म है ना? ये तुम्हारा सेट वेल्डर फॉर्म है कि ये तुम्हारे पास तरीके सेट वेल्डर के तरीके से पूछा जा रहा है, तो मेरे को रोस्टर फॉर्म में, मतलब फिगर्स के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो आर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा कि एक्स इज इक्वल टू 2y, मतलब कि एक्स के एलिमेंट दो गुना है ना? तो क्या हो जाएगा यहां पर, कैसे फॉर्म होगा, ये इस तरीके से लिखेंगे 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5, है ना? तो ये तुम्हारा आ गया टोटल एंड टोटल आर। तो अब यहीं पर से तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेन, को डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखो डोमेन का, कि डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या है ना? तुमसे पूछा जाएगा डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर कभी भी पूछा जाए ना, तो तुम्हें लिखना है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर इसी को लिख सकते हो कि बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स एक्स एक्सिस पे होंगे वो सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर हम इसको कॉमन शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने का ट्राई करोगे तो इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन में मैं पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें डोमेन लिखने को बोल दूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहां पर से इस वाले में क्या हो जाएगा, सारे एक्स एक्सिस वाले, मतलब 2 4 6 8 10, क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, ओके? सेकेंड वन पॉइंट इज आवर रेंज। सबसे पहले ना को डोमेन पढ़ लो, देन रेंज तुम्हें बताता हूं। को डोमेन, को डोमेन, ठीक है? को डोमेन एंड रेंज, वेट 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 वेट, फर्स्ट इज रेंज ऑफ आर। अब डोमेन है तो डोमेन के साथ हमेशा हम रेंज की बात करते हैं। तो गौर से देखो यहां पर जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है ना, इन आर, याद रखना कि बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस ऑफ रिलेशन आर। ये रिलेशन आर में जो एक्स एक्सिस रहते हैं ना उसी को डोमेन बोलते हैं। तो वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर, तो एलिमेंट्स ऑन द वाई एक्सिस ऑफ रिलेशन आर, मतलब कि जो रिलेशन आर तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वाई एक्सिस वाले, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो यहां पर से तुम ये लिख सकते कि रेंज बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, ये याद रख सकते हो, वाई एक्सिस ऑफ आर, ठीक है? तो यहां पर से अगर हम पीछे वाले टर्म से याद करें कि रेंज क्या होगा, तो क्या हो सकता है इस वाले में रेंज,
एक दो तीन चार पांच, ये रेंज है, विच मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, ये तुम्हारे पास तुम्हारा रेंज दे रखा है और ये तुम्हारा डोमेन हो गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास आता है तीसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन मतलब क्या होता है ना, सिंपल सा समझो, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट बी में है ना, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। मतलब कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सिंपल सा, कि ये रिलेशन आर की बात नहीं हो रही है, ये रिलेशन आर की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है सारे के सारे सेट एक, मतलब कि सेट बी के एलिमेंट। जैसे कि यहां पे मैंने सेट बी ले रखा है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ना सेट बी में, ये तुम्हारे पास आ जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स है, ये पूरे के पूरे रेंज, मतलब कि कोडोमेन में आ जाता है। अब मान लो मैं यहाँ पे बी लिखा था इसको, वहीं पे मैं ऐसे लिख देता 1 2 3 4 5 7 और 8। तो अब देखो, इस वाले से तुम्हें समझ में आएगा, इस वाले से फिर भी यही तुम्हारा रिलेशन बनेगा ए और बी के बीच में। तो ये तुम क्या बोलोगे कोडोमेन के लिए? क्या याद रखोगे कि कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन बिलोंग्स टू सेट बी, ये याद रखना है तुम्हें। अब इसमें देखो कि अगर मैं मानूं कि कोडोमेन में क्या क्या आ सकता है, तो कोडोमेन में कौन कौन सा आएगा? पूरा का पूरा सेट बी, विच मीन्स 1 2 3 4 5 7 एंड 8, ये तुम्हारा कोडोमेन को फॉर्म होता है। तो एक चीज गौर से देखो यहां पे कि ये तुम्हारा रेंज है। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा, ये तुम्हारा रेंज था। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और वहीं पे ये तुम्हारा कोडोमेन दे रखा है। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 7 8। तो यहां पर से क्या तुम्हारा समझ में आ रहा है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बस कहने का मतलब यही है कि रेंज जो होता है वो तुम्हारा एक सबसेट होता है कोडोमेन का। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से हम रेंज और कोडोमेन के बीच का रिलेशन शो कर सकते हैं। इसको नोट करके याद जरूर करना। अब देखो मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास कोई एक रिलेशन डिफाइन हो चुका है, तो वहां पर जो डोमेन है, डोमेन का मतलब जितने भी एक्स एक्सिस आर रेंज पे जितने भी एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स होंगे वो सारे डोमेन होते हैं। कोडोमेन क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स हमारे वाई एक्सिस पे हैं तो वो रेंज होते हैं। रिलेशन आर में जितने भी वाई एक्सिस के एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारा रेंज होता है। और कोडोमेन सिर्फ सेट बी को डिनोट करता है। सेट ए से सेट बी में रिलेशन बन रहा है ना, तो सेट बी वाले सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे रेंज कोडोमेन वाले होते हैं। तो बस यहां से क्या याद रखना है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो तुम्हारे पास रेंज और कोडोमेन का जो ये कंफ्यूजन आएगा कभी भी, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। अब मान लो मैंने दे रखा है सेट ए एंड सेट बी है। ए क्या क्या है? अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये तुम्हारे एलिमेंट्स है सेट ए के। ठीक है, अब बोल रहा है ए से एन के बीच में एक तुम्हारा रिलेशन है, फाइंड द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। तो अब एक्स का प्राइम फैक्टर तो एफ एक्स है। एफ एक्स जो है एफ प्राइम फैक्टर, मतलब कि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसके बीच इसके प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो बस क्या होगा इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर? सिंपल सा बात है, तुम आराम से लिख सकते हो। क्या होगा इसका? सबसे पहले 7 से शुरू करते हैं। 7 का 7 ही होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 10 का 5 होगा, 11 का 11, 12 का 3 होगा, 13 का 13, 14 का 7 होगा, 15 का 5 होगा एंड 16 का भी 2 होगा। ठीक है, अब तुम्हारा इसका रेंज बताना है। तो रेंज क्या होगा? तुम एक रिलेशन फॉर्म करोगे तो रिलेशन कैसे लिखोगे? पहले नंबर एंड देन उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 7 7 7 7
फिर 8 2, 9 3, 10 5, 11 11, 12 3, ओए मक्खी, वेट फॉर अ मिनट, हाँ क्या आएगा ये, 13 13, 14 7, 15 5 एंड 16 2। ये तुम्हारा बन गया। अब इसमें से तुम्हें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज तुम आराम से निकाल सकते हैं। रेंज में क्या क्या आ जाएगा, यहां से 7 2 3 5 11 13, 5 3 2, 5 7 और 2 पहले से भी लिखा ही हुआ है। तो बस तुम्हें क्या बनाना था, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ एफ। तो अब रेंज ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स है काउंट कर लो, 3 3 6, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चले आगे, चलिए अब बोला जा रहा है ये तुम्हारा एक सेट ए है 1 से 20 तक, मतलब फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे एक रिलेशन आर है ए टू ए में, सच दैट r इज इक्वल टू एक्स वाई। तो 4x माइनस 3y इस तरीके से डिनोट कराया गया है, इज इक्वल टू 1। और x y दोनों ही एलिमेंट्स ए सेट ए के ही हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। तो x को किस तरीके से निकाल सकते हैं, 3y प्लस 1 बाई 4। तो बस एक टेबल बना लो x और y की और तुम लिख दो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो चलो लिखते हैं, शुरू करें। चलिए अब मान लो y पे तुम 1 डालो, y पे 1 डालो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 3 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 1। y की वैल्यू 2 तो 7 बाई 4 नॉर्मल नेचुरल वैल्यू नहीं है। 3 बाई 4 3 3 9 10, 10 प्लस 1 3 3 9 प्लस 1 10, तो 10 बाई 4 वो भी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू डालो तुम 4 भी डालेंगे तो 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 बाई 4 नहीं आ सकता। अब डालते हैं y की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 विच मीन्स 5 अगर डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। देन फिर 6 7 8 नहीं डालेंगे तो देखो यहाँ पे 4 और 3 का तुम्हारा रेंज चल रहा है ना, डिफरेंस। तो अब यहाँ पे है ना 5 के बाद सीधे 9 लो, बीच का कोई नंबर वैलिड नहीं होगा। 6 भी देख लो, 7 भी देख लो और 8 भी देख लो, नहीं वैलिड होगा। अब यहाँ पे लेंगे 9, तो 9 के साथ कौन सा आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर बनेगा तुम्हारा 7 है ना। फिर यहाँ पे लेंगे 13 तो ये बनेगा 10, 13 के बाद लेंगे 17 तो 17 के साथ कौन सा आ जाएगा 17, 351 और प्लस 1 तो 52 बाई 4 तो 13 आएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद तो तुम ले ही नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4 बाद, मतलब 4 का डिफरेंस तो 21 और 21 तो यहाँ पे 16, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि 20 तक ही हमारा है, तो ये इनवैलिड है। बस अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेंज और डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है, एक्स वाई एक्स एक्सिस होता है। तो डोमेन से कौन से एलिमेंट्स है 1 4 7 10 13 और रेंज के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो रेंज बिलोंग करता है तुम्हारा 1 5 9 13 एंड 17। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हाँ स्टेटमेंट 1 नहीं करेक्ट है क्योंकि 16 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड, तो 16 तो होगा ही नहीं, 16 होगा तो रेंज 21 चला जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है तुम्हारा डोमेन, सिंपल सा। एंड देन रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर के बराबर है क्या रेंज, सही में सोचो, आर का क्या कोडोमेन बिल्कुल बराबर है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि कोडोमेन तुम्हारा अलग है ना। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पर तुम्हारा कोडोमेन क्या हो रहा है, कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी आएगा, मतलब कि जो सेट ए टू ए है तो ए सेट, तो नहीं है, तो ये भी इनवैलिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ओनली, सिंपल सा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आता है तुम्हारे पास एक छोटा सा पॉइंट की इमेज और प्री इमेज का। तो देखो अगर मैंने एक एलिमेंट लिख रखा है 2 4, या फिर चलो ऐसे नहीं, पीछे का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, इसी वाले का क्या है 4 5 है, चलो 4 5 एक बन रहा है 4 एंड 5। तो इसमें प्री इमेज और इमेज को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले 2 ही पॉइंट्स है बस इसमें, किसको लिखेंगे कि 5 इज अ इमेज ऑफ 4 एंड 4 इज अ प्री इमेज ऑफ 5। मतलब सिर्फ पढ़ने का तरीका मैंने बताया है कि यहां पर 5 क्या है, तुम्हारा एक इमेज है, 4 का इमेज है, और यहाँ पे 4 को क्या बोलेंगे, 4 इज ए
प्री इमेज ऑफ 5। यहीं पे अगर मैं 7 और 9 लिख ला तो क्या लिखेंगे, 7 इज अ प्री इमेज ऑफ 9। तो 9 से पहले आ रहा है इसलिए प्री लगा रहे हैं, और 9 बाद में है तो सीधे इमेज बन गया। सिंपल सा, बाद में इमेज बनता है, इमेज बन गया, बस यही चीज थी तुम्हारी। ठीक है, अब तुम्हारे पास है ना इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन है ना, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था वही चीजें यहां भी याद रखनी है। जैसे कि यहां पे सबसे पहले दो चीज याद रखनी है कि क्या क्या आएगा। यहां पे आएगा एक सबसे पहला टाइप वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, तो वॉइड रिलेशन को क्या बोलते हैं, याद करो, वॉइड रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन एंड नल रिलेशन। एम्प्टी और नल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे तुम्हारा वॉइड सेट होता है वैसे ही तुम्हारा नल सेट होता है, मतलब कि कोई भी इसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो चीज हो गई वॉइड रिलेशन। ठीक है, वॉइड रिलेशन के बाद आता है तुम्हारा सेकेंड वन पॉइंट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन में आता है कि सब कुछ आ जाए। सिंपल सा बात है, एवरीथिंग। एवरीथिंग यूनिवर्सल का मतलब ही क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन है, एकदम में सबसे बड़ा रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर से तुम्हें दो स्टेटमेंट समझाए हैं, एक आता है वॉइड रिलेशन और एक आता है तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरा रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में है ना तुम्हें तीन चीजें पढ़नी है। क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है तुम्हें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा आता है तुम्हारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अब चलो आगे देखते हैं कि क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन रिलेशन पढ़ाया। सबसे पहला क्या है तुम्हारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो याद रखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए है, ठीक है, सबसे पहले है ना इसको लिखने से पहले ये चीज लिखो कि तुम्हारे पास यू हैव एन सेट ए। सेट ए में क्या है, ए बी सी एलिमेंट्स है। ओके, तो यहां पर से रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सिंपल सा कंडीशन क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए तुम्हारे पास एलिमेंट्स चाहिए कि इफ क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। एक सेकेंड में समझा दे रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि हम जो कोई भी पहले एलिमेंट लिख रहे थे एक्स वाई, ये जो हम लिख रहे थे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें से क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि एक्स से कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पे सेम वैल्यू ही आना चाहिए, तभी ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा है ना कि x1 x2 बिलोंग्स टू आर, और अगर इसको हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, then it is a reflexive relation. Okay, got it? मतलब कि दोनों और सारे के सारे एलिमेंट्स, याद रखना मैं ये एडिशनल बता रहा कि जितने भी एलिमेंट्स तुम्हारे सेट में हैं उनके सारे एलिमेंट्स का अगर ऐसा पेयर बन रहा है सेम नंबर्स का, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं दूसरे को, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में तुम्हें याद रखना है, सिमेट्रिक रिलेशन में याद रखना है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स है कि x1 x2 बिलोंग्स टू आर, तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए x2 एंड x1 बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव, तभी इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो याद रखना सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि x1 इंटरचेंज करे x2, x1 और x2 एक दूसरे में इंटरचेंज कर जाए, मतलब कि x1 के प्लेस पे x2 एंड x2 के प्लेस पे x1। ठीक है,
तो यहां पर से तुम एक कॉमन सी चीज लिख सकते कि अगर x1 x2 है और इसके बाद x2 x1 यहां पे दे रखा है x2 x1, देन इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कि अगर 3-4 एलिमेंट्स ना, मान लो मैं ऐसे लिख रहा 3-4, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए मेरे पास होने चाहिए 4-3। अगर ये है तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका थर्ड वन पॉइंट विच इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए है ना, याद रखो कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि इफ x1 x2 belongs to R and x2 x3 belongs to R, then x1 और x3 should have to belong to R, must have to। मतलब कि अगर 3-4 एंड 4-5 ऐसा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये एग्जांपल दे रहा, तो अगर 3-5 वहां पे अवेलेबल है रिलेशन में, तभी उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। याद रखना, अगर वहां पे ए बी ए सी, अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में लिखूं तो कॉमन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है और तब इसके बाद अगर एसी रिलेशन में है, तब इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेम एलिमेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एलिमेंट्स इंटरचेंज करने चाहिए, और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए बी बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। सिंपल सा, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद तुम्हारे पास आता है ट्रिवियल रिलेशन। इसके पास तुम्हारे पास थर्ड वन पॉइंट है, फोर्थ वन रिलेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, एक सेकेंड रुको, चलो ये पॉइंट लिख लो, फिर इसके बाद में ट्रिवियल रिलेशन लिखवाता हूं। अभी यहां पर लिख लो तुम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन से कहने का क्या मतलब है कि such kind of relation, such kind of a relation, such kind of a relation where x and y coordinates are same of an element, same of an element of a relation R। मतलब अगर रिलेशन R में ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, अगर ऐसे करके एलिमेंट्स हैं, तो अगर x1 इज इक्वल टू y1 है और x2 इज इक्वल टू y2 है, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही अंतर है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के सेम कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एक्स और वाई पे। अगर वैसा नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब कि इंडिविजुअली भी मान लो 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ए बी एंड सी तीनों के लिए वहां पर ए बी बी सी सी के रूप में आना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सिर्फ ए या बी बी भी अवेलेबल होगा तो भी वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, तो तुम यहां से लिख सकते कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसा काइंड ऑफ करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिख लो। देख इसी पे पॉइंट, एक और पॉइंट है, मैं वो लिखवा रहा, एक सेकेंड, ये लिख लो। हाँ चलो ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास आता है ट्रिवियल रिलेशन। एक सेकेंड, ओए होए होए होए, ठीक है, अब यहां पे लिखो, इसका एक दूसरा पॉइंट है, लास्ट वन रिलेशन, दैट इज नोन एज ट्रिवियल रिलेशन। तो ट्रिवियल रिलेशन क्या है? तो ट्रिवियल रिलेशन कुछ नहीं है, जो मैंने सबसे पहले तुम्हें पढ़ाया था ना, एक साथ जो तुम्हारा वॉइड एंड कंबाइंड यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है उसको हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन टुगेदर आर known as
ट्रिवियल रिलेशन, मतलब कि इन दोनों का एक साथ अगर हम लाएं तो इन दोनों के एक साथ में हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। तो ट्रिवियल रिलेशन से तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू याद रखनी है कि अगर एन ए इज इक्वल टू पी है एंड एन बी इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, तो यहां पर से अगर कभी भी पूछ दे कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन ट्रिवियल, मतलब यहां पर से इन दोनों एलिमेंट्स को हटा देना है, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस का पूछ दे तो सिंपल सा हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू माइनस में 2, और ये दोनों जो माइनस हो रहे हैं 2, तो ये कौन कौन से माइनस हो रही है, ये माइनस जो हो रहा है, तो वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर रिमूव्ड, ये याद रहना चाहिए। यह पूछ सकता है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आ सकता है तुम्हारे पास। ठीक है, चलें आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। चलो अब यहां से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, अब तुमसे बोला जा रहा है कि ये रिलेशन आर है, ये 1 1 2 2 3 3, तो मान लो यहां पर ये सेट में कौन सा है 1 2 3 अवेलेबल है, तो बस तुम देख लो कि कौन सा एलिमेंट आएगा। 1 1 2 2 3 3 ये तीनों के तीनों अवेलेबल हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 1 2 का 2 1 होना चाहिए था, 2 3 का 3 2 होना चाहिए था, 1 3 का 3 1 होना चाहिए था, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, ऑप्शन सी हो गया, हट गया ना। और अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए कौन सा है कि एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, मतलब कि 1 2 2 3 दिया हुआ है तो 1 3 अवेलेबल है, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव तो है ना, ट्रांजिटिव तो है। तो इसमें से ऑप्शन तुम देखोगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑप्शन डी हट जाएगा, तो ऑप्शन ए बाकी है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब ट्रांजिटिव के लिए कुछ बोल नहीं रहा है मेनली, तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है इन रिलेशन डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी। अब देखो R1 क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो यहां पर देखो a इज इक्वल टू बी भी है, तो अगर a इज इक्वल टू बी है तो ये कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट कि अगर हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 3 का एक बनेगा, तो क्या ये 3 4 हो सकता है, यहां पर तो ये वाला रूल वायलेट हो गया ना कि a इज ग्रेटर देन b, ये तो है नहीं कि 3 4 से बड़ा नहीं, सो दैट इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देन ट्रांजिटिव रिलेशन, तो मान लो मैं ले रहा 4 3, कैपिटल 4 3 से बड़ा है, देन 3 2, यहां पर 4 3 से बड़ा है, यहां पर 3 2 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या बनेगा ट्रांजिटिव के लिए 4 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 4 इज ग्रेटर देन 2, विच मींस ट्रांजिटिव रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसके बाद तुम्हारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, ये पहले ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये एक इक्वेशन बोल रहा है एंड देन इसमें प्रूफ करना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों के टर्म्स में। मान लो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसको सॉल्व, x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो कौन सा आ रहा है, x इज इक्वल टू वाई, एक ये आ रहा है और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 4y। चलो देखते हैं क्या है। अब x इज इक्वल टू वाई है, मतलब कि सेम कोऑर्डिनेट्स कहां डिनोट होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। चलो ठीक है, अब आया x इज इक्वल टू 4y, तो मतलब मान लो मैं ऐसा एक एलिमेंट ले लूं जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो, तो 4 1 मतलब x इज इक्वल टू 4 1 मतलब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये उसका उल्टा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 4y पे, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम अगर 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 लिखे तो 1 इज इक्वल टू 16 नहीं है, तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पर से सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन 2 हट गया, ऑप्शन 2 हट गया तो y B C D तीनों हट गया, ऑप्शन ए बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
वैसे ट्रांजिटिव रिलेशन बाकी है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का भी ऐसा ही देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सिमेट्रिक हो नहीं रहा है। तो मान लो 4 एक ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक 1 और 1/4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 और 1/4 सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सा। तो बस ये तुम्हारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन से है ना कुछ नहीं है। इनवर्स ऑफ रिलेशन कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक रिलेशन ऐसा लिख रखा था 2 1 4 2 6 3, तो यहां पर आर इनवर्स अगर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 2 4 एंड 3 6। मतलब कहने का मतलब है ना सिंपल सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। इसके लिए यहां पर सिर्फ याद इतना रखना है कि डोमेन ऑफ R is equal to range of R inverse, then range of R is equal to domain of R inverse। बस यही प्रूफ करना है और कुछ प्रूफ नहीं करना है तुम्हें, बस यही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद है तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं तुम्हें यहीं पर से लिखवा रहा। सबसे पहले ये याद रखो, ये लिख लिया, देन सब अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के रिलेटेड ही है, इसी पर्टिकुलर रिलेशन के रिलेटेड। ये सबसे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि इफ R is reflexive then R inverse is reflexive। if R is symmetric then R inverse is symmetric। ठीक है, if R is symmetric, ऐसा तुम्हारे पास आ रहा है कि रिलेशन एक सिमेट्रिक है, then R inverse is symmetric also। क्या है? R inverse is symmetric। then फिफ्थ वन, if R is transitive, मतलब कि रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव ऑल्सो। लास्ट में ऑल्सो लिख लेना। ठीक है, और एक और पॉइंट कि इफ R is इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है? R एक इक्विवेलेंस है, देन R इनवर्स इज इक्विवेलेंस ऑल्सो। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस ऑल्सो। ये लिखो। ठीक है, और कभी भी तुमसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, ये तो तुमने लिखा ही है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल टू 2 to the power PQ, तो ये लिखने की नीड नहीं है तुम्हें, ये तुमने पहले भी बहुत बार लिखा है, ये लिख लो। चलो, ये लिख लिया। ठीक है, अब लिखो कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, कहने का मतलब है कि R1 एंड R2 जो है वो दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 एंड R2 बोथ। तो यहां पर से क्या याद रखना है कि देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा, लेकिन R1 यूनियन R2 कांट से एनीथिंग, मतलब इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसे चीजें भी हो जो कि हमें नहीं पता चली या फिर डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है, देन इसके बाद कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू P और रिलेशन तुम्हारा A to A का बन रहा है, तो यहां पर से याद रखना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है? 2P एंड देन ये पॉइंट एक, फिर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में P1/2। बस यही इतने पॉइंट्स थे जो कि तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का याद रखना है रिलेशन का, जो कि मैंने रिलेशंस के टाइप में पढ़ाया है। ओके,
अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम्हारा रिलेशन में इतना ही है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास दे रखा ये वाला क्वेश्चन कि R इज रिफ्लेक्सिव देन R इनवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। हाँ, सही स्टेटमेंट है। इफ R इज सिमेट्रिक R इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। R इज ट्रांजिटिव तो R इनवर्स इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ये भी सही स्टेटमेंट है। विच मीन्स ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। मतलब कि अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। अब तुमसे पूछ दिया गया यहां पर सेट ए से सेट बी है, बोला गया कि आर ऑफ आर इनवर्स निकालना है, मतलब कि आर ओ आर इनवर्स है ना। तो सबसे पहले आर निकाल ले, यहां पर से क्या निकलेगा, आर बोल रहा है कि ए इज लेस देन बी, तो लेस देन बी तो 1 3 1 5, देन 2 3 2 5, 3 5 एंड 4 5, तो ये रिलेशन निकला। तो इनवर्स क्या है इसका, 3 1 5 1 3 2 5 2 5 3 एंड 5 4, ये तुम्हारा रिलेशन है। तो बस अब तुम्हें क्या निकालना है, आर ओ आर इनवर्स निकालना है। तो यहां पर से आर ओ आर इनवर्स क्या होगा, यहां पर से तुम देखो आर ओ आर इनवर्स का मतलब है कि डोमेन ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ रेंज, इसमें इंटरचेंज आएगा। जैसे कि आर ऑफ आर तो 1 3 1, तो यहां पर से है ना कुछ नहीं लिखते, इसमें आएगा 1 1 3 2 2 3 3 एंड 4 4, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो चलो ये वाला जो तुम्हारा काम है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आर ओ आर इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो बस इसका है ना तुम्हें एक काम करना है कि इसको होमवर्क करके लाना है। चलो इसको मेरे को बताना है कि क्या है, बस इतना बताओ, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, एंड देन ये है तुम्हारा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई बी, a और b के बीच का रिलेशन है, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो अब देखो a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, तो ये तो इस कंडीशन में ही हो रहा है, a इज डिविजिबल बाई 3, जीरो तो है ही, है ना। जीरो होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आर, अगर सेम नंबर है मतलब कि 3 3 6 6 तो हो जाएगा, देन आंसर तो जीरो ही आएगा, है ना, रिमाइंडर जीरो। देन उसके बाद अब मान लो मैं एक रिलेशन ले रहा 3 6, मतलब कि ऐसा ही नंबर है ना जो कि डिविजिबल हो 3 से, तो 6 3 भी तो तुम्हारा डिविजिबल होगा ही 3 से, 6 3 क्योंकि हम मॉड वाला यूज कर रहे हैं तो डिविजिबल तो है ही, तो सिमेट्रिक रिलेशन है ही। फिर 3 9 9 15, तो 3 15 भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इस सिचुएशन को, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही, तो मतलब कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो डन फॉर द तुम्हारा रिलेशंस चैप्टर, कि जितने भी टॉपिक्स थे तुम्हारे पास रिलेशंस में वो इस पूरे वीडियो में कवर किया है विद प्रिसाइज विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आल्सो। इसके बाद भी हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। आज मैंने जो एक होमवर्क दिया, बस एक होमवर्क दिया है तुम्हें, वो एक होमवर्क सही से करके लाना, फिर हम पहले सीरीज में अपने एक सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले हमने सेट्स किया, देन रिलेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, पीएनसी, मतलब कि इस तरीके से पहले अलजेब्रा, देन ट्रिगो, देन प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, देन ज्योमेट्री, इस तरीके से हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। टिल देन जय हिंद, और अच्छे से करो। पीवाईक्यूज जरूर करना, 25 से 30 पीवाईक्यू होंगे, मान लो 50 पीवाईक्यू होंगे, आराम से कर लो। देन हम इसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, जय हिंद सभी को।